एनसीईआरटी ऑल इंडिया लेवल पे आपको पता है पढ़ाई जाती है, किसी भी स्टेट के बच्चे पढ़ सकते हैं, किसी भी स्टेट के किसी भी स्कूल के, ठीक है। सीबीएसई में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, खासकर हम लोग यहाँ सीबीएसई की तैयारी कराएंगे, जो भी बच्चे सीबीएसई के हैं। तो बेटा आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की हिस्ट्री। और हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एक, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और आपको पता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे होती है, कहां से होती है, वो आपने थोड़ा बहुत 9th में पढ़ा होगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिन बच्चों को याद होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो यहाँ अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। ये आपके लिए एक ऐसा जर्नी होने वाली है जहां आप बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। यूरोप में पूरे में घूमेंगे, यूरोप में कहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, किस लिए किया गया, ये सब बातें जो हैं हम इन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल ई पाठशाला यानी कि एकेडमिक पाठशाला, ठीक है। और उसके बाद हालांकि ये अभी आपके लिए नया चैनल है, लेकिन सपोर्ट आपको करना है। और जो भी चीजें बेहतर हो सकती हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, आपके लिए ज्यादा से ज्यादा जो भी बेनिफिशियल होगा वो मैं करूंगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से जो आपकी आज से शुरुआत हो रही है, आपको हर रोज एक वीडियो मिलेगी। हालांकि लाइव हो सकता है ना मिल पाए, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो आपको पर डे एक टॉपिक के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेगी, जिसमें आपको मैथ्स की और उसके बाद मेरे द्वारा एसएसटी की जो है टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे, ठीक है। मेरा नाम अनुज प्रताप है और मैं मास्टर इन ज्योग्राफी, उसके बाद मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ टीजीटी पीजीटी में, ठीक है। 9th to 12th के बच्चों को पढ़ाता हूँ। और उसके बाद जो भी टॉपिक्स आपको बिल्कुल समझ नहीं आते वो मुझसे आप समझ सकते हैं, जैसे भी हो सकता है सरल भाषा में, जितनी सरल भाषा में हो सकता है उतनी सरल भाषा में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और जो भी चीजें हैं वो आपको बेहतर करा दूंगा, इतनी गारंटी है मेरी, ठीक है। तो आज जो हम लेके आए हैं आपके सामने, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आप जहां टॉपिक ये देख रहे होंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। जो भी बच्चे आपको दिक्कत है, परेशानी है कोई भी समझने में इंग्लिश, तो आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बाइलिंगुअल समझाऊंगा, हिंदी में भी एज वेल एज इंग्लिश में भी। इंग्लिश में चीजें ज्यादा अच्छे से समझनी है क्योंकि आपको लिखना इंग्लिश में ही है बेटा, तो आपको इंग्लिश में बेहतर तरीके से समझनी है, लेकिन मैं आपको हिंदी में भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करूंगा जिससे कि आप अपने लैंग्वेज में लिख पाओ उनको, ठीक है। और उसके बाद ये जो आपका चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, बहुत आसानी से चीजों को सीखते आगे चलेंगे, जिससे कि जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं नए, वो आराम से जो है चीजों को समझ पाएंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो उसको समझने, इस चैप्टर को समझने से पहले हमें बहुत सारी चीजें समझनी होंगी, जैसे कि राष्ट्र क्या होता है, यानी कि व्हाट इज नेशन। और बात करते हैं व्हाट इज नेशनलिज्म। तो ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आप समझेंगे और बहुत डिटेल में समझेंगे, बहुत अच्छा मजा आने वाला है बच्चा। तो उसके बाद जो है कि नेशन किसे कहते हैं ये आपको समझना होगा कि व्हाट इज नेशन, व्हाट डू यू मीन बाय नेशन। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपको, अ, 1 नंबर 2 नंबर टाइप से, ठीक है, शॉर्ट में। तो व्हाट डू यू मीन बाय नेशन का मतलब क्या होता है कि अ लैंड एरिया विच हैव ओन बाउंड्री, ओन कल्चर, ओन हिस्ट्री, ओन ट्रेडिशंस, और उसके बाद जिसका अपना एक संविधान हो, अपना एक झंडा हो, ये सारी चीजें उसको नेशन की संज्ञा में रखा जाता है, ठीक है। यानी कि एक ऐसी बाउंड्री जिसकी अपनी एक पॉपुलेशन हो, अपना एक कल्चर हो, अपनी एक भाषा हो, अपनी एक संविधान हो, और उसके बाद अपना एक, यानी कि उनकी सॉवरेनिटी हो, वो अपने फैसले सारे खुद से लेते हो, उसको हम एक नेशन कहते हैं। लेकिन बेटा आज जो हमें दुनिया दिखती है इस टाइप की, वो पहले 17th और 18th सेंचुरी में ऐसी नहीं थी, बहुत सारी चीजें अलग थी। आज जो हमें बिल्कुल, जो आपको ज्योग्राफिकल एरिया में आप देखोगे, तो जो पॉलिटिकल मैप आप देखते हैं, ठीक है, तो पॉलिटिकल मैप ऐसा नहीं था पहले दुनिया का, बहुत सारी चीजें अलग अलग थी। और यूरोप की बात करते हैं, यूरोप में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यूरोप में पहले बहुत छोटे छोटे राज्यों में यूरोप पूरा बटा हुआ था, ठीक है। तो उन छोटे छोटे राज्यों में जब एक लहर आती है, राइज ऑफ मिडिल क्लास का होता है, तो उनमें एक लहर आती है कि क्रांति की। और वो क्रांति क्यों होती है कि वो उन्हें को बनाना होता है अपना एक नेशन, ठीक है। मतलब एक इंडिपेंडेंट नेशन क्रिएट करना होता है। तो इंडिपेंडेंट नेशन को क्रिएट करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज करेंगे, यानी कि बहुत सारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी करेंगे। और उसके बाद इमोशंस भी हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आप एक टॉपिक इसमें पढ़ेंगे रोमांटिसिज्म, ठीक है। रोमांटिसिज्म के बारे में भी पढ़ेंगे, जहां से आप कल्चर से कनेक्ट कर पाएंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे उसमें भी। तो
ये एक जो आपको चैप्टर की जो शुरुआत है वो आपको एक पेंटिंग से होती है। इस पेंटिंग को बनाया था फ्रेडरिक शोरियू ने। एक फ्रेडरिक शोरियू नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने जो फ्रेंच आर्टिस्ट थे फ्रेडरिक शोरियू, उन्होंने 1848 में कुल 4 पेंटिंग बनाई थी। उनमें से एक ये पेंटिंग है जो आपको सामने दिख रही होगी। ठीक है, ये पेंटिंग जो है आपको इसमें दिख रही होगी, जिसमें बहुत सारी चीजें दिख रही हैं आपको। इधर ये परियां दिख रही हैं, इधर जीसस क्राइस्ट दिख रहे हैं, इधर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी खड़ी हुई है, और उसके बाद आप देखेंगे तो ये बहुत सारे लंबी लाइन में लोग खड़े हुए हैं, एक लाइन लगाकर ट्रेन की तरह जो है आगे बढ़ रहे हैं। इस पेंटिंग का मतलब क्या है फ्रेडरिक शोरियू के बनाने का, यानी कि फ्रेडरिक शोरियू ने क्या सोच के ये पेंटिंग बनाई होगी। तो इसमें हम लोग पूरे पेंटिंग को एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें आपने ये सारी चीजें देखी कि एक ये आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिख रही है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की एक हाथ में आपको दिख रही है एक एनलाइटमेंट की टॉर्च, यानी कि जब लोगों ने अपनी बुद्धि का विकास किया और अपने राइट्स की बात करी, तो ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब आप जानते ही स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए लोगों ने अपने बुद्धि का विकास किया, और उसके बाद अपने अधिकारों को, यानी कि इसके हाथ में जो है एक है चार्टर ऑफ राइट्स। चार्टर ऑफ राइट्स में यानी कि आप बहुत सारी चीजें जानते हैं कि जो भी व्यक्तियों के बेसिक जो राइट्स होते हैं वो इनमें चर्चा की गई है इस चार्टर ऑफ एक्ट में। ठीक है, चार्टर ऑफ राइट्स का जो एक्ट इनके हाथ में है उसमें। और ये जो टॉर्च है ये एनलाइटमेंट का प्रतीक है, यानी कि ये लोगों की एनलाइटमेंट के लिए बात करती है। और उसके बाद ये जो लोग लंबी लाइन में खड़े हुए हैं ये अलग अलग देशों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं। ठीक है, ये अलग अलग देशों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे अभी आप इसमें जो पेंटिंग के एक्सप्लेनेशन को जब आप समझेंगे तो इसमें सारी चीजें बताई जाएंगी कि क्या क्या इसमें हुआ है इस पेंटिंग में। और इधर जो आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी, ये जो आपको चीजें दिख रही हैं ये है फोरग्राउंड, यानी कि यहाँ पर मोनार्की से संबंधित चीजें पड़ी हुई हैं। और क्यों ये पड़ी हुई हैं इस पर भी चर्चा होगी, ये लोग क्यों लाइन में खड़े हैं इस पर भी चर्चा होगी। बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा, लिटरली बता रहा हूँ। बहुत चीजें, इतिहास आपको, हिस्ट्री जो है हिस्ट्री नहीं लगेगी, इस बात की गारंटी है। आप कहानी की तरह चीजों को सुनेंगे और कनेक्ट करेंगे तो बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, है ना। और सीखना ही एक जीवन का ये नियम है कि आप जब तक सीखते रहेंगे आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो सीखना इंसान को जिंदा रखता है, अगर सीखना बंद कर दिया तो फिर समझो वो जिंदा ही नहीं है ना, उसका एनलाइटमेंट शुरू ही नहीं हुआ है। तो बेटा अब इसको चलो हम शुरुआत करते हैं कि इस पेंटिंग में क्या लिखा हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग समझते हैं। तो देखो, जो मैंने बताया जैसा कि आपको 1848 की बात है, जब फ्रेडरिक शोरियू नाम के एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने एक सीरीज बनाई पेंटिंग्स की, और जिसमें उन्होंने विजुलाइज किया बहुत सारी चीजों को। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करी जो एक मतलब एकदम स्वतंत्र हो, जहां लिबर्टी हो, जहां इक्वलिटी हो, जहां डेमोक्रेसी हो, जहां फ्रेटर्निटी हो। ठीक है, बहुत, और उसके बाद जहां लोगों के राइट्स को मतलब बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो, हर किसी को राइट्स मिले हो, नेचुरल फंडामेंटल जो भी है हर टाइप के राइट्स मिले हो। उन्होंने एक कल्पना की है कि ऐसी दुनिया होनी चाहिए। तो फ्रेडरिक शोरियू ने जो पेंटिंग बनाई उसमें यही बातें लिखी हुई हैं। तो वो कह रहे हैं कि देखो, हिज ड्रीम ऑफ ए वर्ल्ड मेड अप अ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। उन्होंने क्या कल्पना की है कि दुनिया को वो क्या बनाना चाहते हैं, एक डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक दुनिया को क्रिएट करना चाहते हैं, कि पूरी दुनिया में जो है रिपब्लिक आ जाए, यानी कि सभी देश जो है रिपब्लिक कंट्री बन जाए और सभी देश जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाए। ये बातों बातों को उन्होंने कल्पना में सोचा, इमेजिन किया है, सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं वो। और आप जानते हैं इस बात को कि 17th और 18th सेंचुरी के समय से लेकर, यानी कि बहुत समय पहले से पूरे यूरोप में क्या पूरी दुनिया में पहले मोनार्की फैली हुई थी, यानी कि हर जगह मोनार्की का राज था। और आपको पता है कि मोनार्की में कौन लोग थे, जो कंजर्वेटिव टाइप के लोग थे, जो पुरानी परंपराओं के समर्थक थे, जो सपोर्टर ऑफ मोनार्की थे, यानी कि जिनको बहुत ज्यादा लाभ था। ठीक है, क्योंकि उनको उसमें फायदा था, तो वो मोनार्की को सपोर्ट करते थे। और आपको पता है कि पूरी दुनिया में पहले मोनार्की चलती थी, जहां नोबिलिटी के लोग उनकी मदद करते थे, यानी कि एक तरीके से नोबिलिटी के ही लोग मोनार्की को चलाते होंगे। और उसके बाद जो क्लर्जी थे, जो फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करते थे, आपको पता है यूरोप के अंदर सोसाइटी जो थी वो 3 वर्ग में बटी हुई थी। फर्स्ट स्टेट बिलोंग्स टू क्लर्जी, सेकंड स्टेट बिलोंग्स टू नोबिलिटी, थर्ड स्टेट बिलोंग्स टू पीजेंट्स, वर्कर्स, आर्टिसंस, बहुत जो पेस्ट्री कुक्स,
और वो आप आगे पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी चीजें हम लोग सारी एक्सप्लेन करेंगे, एक एक चीज को आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्रेडरिक शोरियू हैं वो एक ऐसी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दुनिया की कल्पना करते हैं कि जो मोनार्की है वो सिस्टम बेकार है और दुनिया जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक। ये बात उन्होंने अपनी इमेजिन में सोची और उसको वो प्रिंट मतलब आर्ट बना रहे हैं। उसके बाद एज ही कॉल्ड देम द फर्स्ट प्रिंट, और उन्होंने कह सकते हैं उनकी पहली प्रिंट जो थी, जो फिगर आप ऊपर देख रहे हैं 1 पॉइंट, ये फिगर 1, यानी कि जैसा कि आपने देखा ऑफ द सीरीज शो द पीपल्स ऑफ यूरोप, इसमें किसको दिखाया गया है, यूरोप के लोगों को और अमेरिका के लोगों को, ठीक है, यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया गया है। और बेटा एनसीईआरटी को रखने और पढ़ाने का मतलब मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपको जो कोई नहीं पढ़ाता ऑनलाइन वो मैं पढ़ाऊंगा आपको वर्ड टू वर्ड। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक अपने हाथ में रख लो, पेंसिल ले लो और यहां से मिलाते जाओ, एक एक वर्ड का मतलब। इतनी अच्छी तैयारी करा दूंगा जो आज तक के इतिहास में यूट्यूब पर किसी ने नहीं कराई होगी। मैं आज ये जिम्मेदारी ले रहा हूं कि आप अपने पास बस बुक लेके बैठो, पेंसिल लेके बैठो, और चाहो तो एक नोटबुक लेके बैठ सकते हो। जहां भी आपको नई चीज लगे कि हाँ मैं ये भूल सकता हूं तो मैं उसको लिख लूं, तुरंत तुरंत उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो हम लोग ज्यादातर बच्चों के पास एनसीईआरटी की किताबें होती हैं, सस्ती होती हैं, सरकारी हैं, सीबीएसई द्वारा प्रीफर्ड है, तो आप इस किताब को आसानी से पढ़ भी सकते हैं। बस बच्चे क्या करते हैं, वो खुद से पढ़ के समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए इसको लाने का उद्देश्य मेरा यही है। बाकी का मैं वैसे पीपीटी खुद से भी बना सकता था शॉर्ट में और पढ़ा भी सकता था, लेकिन इतना डिटेल में पढ़ाने का मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से किताब को एक्सप्लेन करूं, जिससे कि आपके दिमाग में पूरा चैप्टर एकदम सेट हो जाए, ठीक है। चलो, मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस, आप उस पेंटिंग में जो आप देख रहे हैं कि सभी ग्रुप के पुरुष, महिलाएं, सभी वर्ग के लोग हैं, ठीक है, यानी कि सोशल क्लासेस और सभी क्लासेस के लोग हैं, सभी वर्ग के लोग हैं उसमें शामिल हैं। तो मार्च कर रहे हैं एक लॉन्ग ट्रेन में, यानी कि एक लंबी श्रृंखला में खड़े हुए हैं, एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, और सलामी दे रहे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को क्या दे रहे हैं, सलामी दे रहे हैं, ठीक है। एज दे पास बाय इट, जैसे जैसे वो उसके पास से गुजरते जा रहे हैं उसको सलामी देते हुए और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और उस श्रृंखला में आप देखोगे तो एज यू वुड रिकॉल आर्टिस्ट ऑफ दिस टाइम फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर, और मैंने अभी आपको बताया कि जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को जो है वो एक फीमेल फिगर के रूप में दर्शाया गया है, तो आर्टिस्ट के द्वारा। हियर यू कैन रिकॉग्नाइज, तो आप यहाँ पर पहचानोगे क्या, द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, उसके हाथ में जो है सी बियर्स इन वन हैंड, यानी कि अभी मैंने ऊपर बताया था ना आपको कि उसके हाथ में क्या है, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, ये रही। और उसके बाद एक हाथ में उसके क्या है, चार्टर ऑफ राइट्स इन अदर हैंड, ठीक है। चार्टर ऑफ मैन की बात करिए उसके अदर हैंड में है। और ऑन द अर्थ अगर हम बात करते हैं, ये जो फोरग्राउंड में मैंने बताया था आपको अर्थ पर, तो क्या पड़ा हुआ है, इमेज लाई द स्कैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस, यानी कि मोनार्की से संबंधित जो भी चीजें थी वो लोग सामने फेंकते हुए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के और आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो चीजें हैं, हाँ चलो, ओके, उसके बाद देखो, यानी कि जो लोग हैं वो मोनार्की से संबंधित जो भी चीजें हैं वो आगे फेंकते जा रहे हैं और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पास करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल एक ऐसी पावर जिस पर कोई लिमिट ना हो, एब्सोल्यूटिस्ट। जहां भी जो भी वर्ड आएगा जिसका एक्सप्लेनेशन बुक में नहीं होगा वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है, अ पावर विच हैव नो लिमिट एनी टाइप, यानी कि एक ऐसी मोनार्की सिस्टम जिस पर कोई भी लिमिट नहीं होती है, राजा अपनी शक्तियों का धड़ल्ले से इस्तेमाल करता है बुरी तरीके से, यानी कि जब चाहे तब टैक्स लगा दे, जब चाहे तब जनता का जिस तरीके से चाहे शोषण करे। ये एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है, वैसे तो रियलिटी होता है लिटरली, ठीक है। और इन शॉर यू यूटोपियन, यूटोपियन का मतलब आया, तो यूटोपियन का मतलब क्या होता है, एक इमेजिनरी वर्ल्ड, यानी कि एक ऐसी कल्पना करना जो फ्रेडरिक शोरियू कर रहे हैं, ठीक है। इमेजिन करना, यूटोपियन का मतलब होता है काल्पनिक कल्पना करना, ठीक है। यूटोपियन विजन, द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन, आपने देखा इसमें कि लोग जो हैं वो अलग अलग नेशन से बिलोंग करते हैं, यानी कि अलग अलग नेशन से लोग आकर उस लाइन में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पास करने के लिए खड़े हुए हैं।
और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यानी कि और वो किसके साथ है, थ्रू देयर फ्लैग्स, यानी कि अपने हाथ में वो झंडा पकड़े हुए हैं और नेशनल कॉस्ट्यूम्स को पकड़े हुए हैं, कि जो भी उनकी राष्ट्र से संबंधित चीजें हैं जैसे कि झंडा, उनकी ड्रेस, उन मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, वो सब अपने हाथ में उनके साथ लिए हुए हैं और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पास करते हुए मोनार्की की चीजों को आगे फेंकते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जिस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हाथ में इनलाइटमेंट है, यानी कि टॉर्च, इनलाइटमेंट की टॉर्च है, और उसके एक हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी लोग लाइन में खड़े हुए हैं वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता को प्राप्त करते हुए, इनलाइटमेंट यानी कि अपनी बुद्धि का विकास करते हुए, अपने अधिकारों को प्राप्त कर कर आगे बढ़ रहे हैं। किसको त्याग कर, मोनार्की को, एब्सोल्यूट मोनार्की को त्याग कर, छोड़कर, और ये लोग लिबर्टी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये कल्पना की है फ्रेडरिक शोरियो ने, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, द पास्ट स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड, यानी कि उस रास्ते में जो लाइन में लोग लगे हुए हैं उस रास्ते में स्विट्जरलैंड और यूएसए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पास कर चुके हैं। इट मींस दे गॉट लिबर्टी, यानी कि उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। किसने, यूएसए ने और स्विट्जरलैंड ने, वो पहले ही एक इंडिपेंडेंट नेशन बन चुके हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स, यानी कि जो स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और स्विट्जरलैंड है जो एक नेशन बन चुके हैं, ये बात हमने आपको समझी। और उसके पीछे जो खड़े हुए हैं वो जस्ट अभी पहुंचे ही पहुंचे हैं, फ्रांस, जो कह रहे हैं कि फ्रांस जो है वो अभी उस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंचा ही पहुंचा है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, वो भी अब स्वतंत्रता प्राप्त करने की तरफ बढ़ रहा है। और वही अगले जो अगला टॉपिक इस चैप्टर का आएगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, समझ में आया, यानी कि चैप्टर की शुरुआत फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही होनी है। तो बेटा जिसने भी नाइन्थ की चीजों को भुला दिया है एक बार रिकॉल कर लो उनको, क्योंकि आप यहाँ से अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे इन चीजों से। चलो अब देखो, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो फ्रांस है, यानी कि जो फ्रांस है वो अभी क्या हुआ है कि वहां पर पहुंच रहा है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, यानी कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास स्विट्जरलैंड और अमेरिका पहले ही पास कर चुके हैं, इसका मतलब वो स्वतंत्रता को प्राप्त करके और एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाकर वो पहले से ही उस ऐसे एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में एग्जिस्ट कर चुके हैं। अभी अभी जस्ट पहुंचा हुआ है फ्रांस, और फ्रांस जो है हाथ में ट्राई कलर का क्रांतिकारी झंडा पकड़े हुए है, ठीक है, एंड हैज रीच द स्टैच्यू, और वो अभी जस्ट स्टैच्यू के पास पहुंच चुका है। सी इज फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ जर्मनी, उसके बाद पीछे कौन से लोग हैं, जर्मनी के लोग हैं, यानी कि ये भी ट्राई कलर का फ्लैग पकड़े हुए हैं जिसमें ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग, ये लोग भी पकड़े हुए हैं, यानी कि फ्रांस के जस्ट पीछे खड़े हुए हैं लोग, कौन से हैं, वो हैं जर्मनी के लोग। इसका मतलब स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए फ्रांस के जस्ट पीछे जर्मनी के लोग लगे हुए हैं। और उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंगली बात क्या है कि एट दिस टाइम व्हेन फ्रेडरिक शोरियो क्रिएटेड दिस इमेज, और जब फ्रेडरिक शोरियो इस इमेज को क्रिएट कर रहा है तो कह रहे हैं जर्मन पीपल्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज यूनाइटेड नेशन, यानी कि जर्मनी भी उस समय एक यूनाइटेड नेशन नहीं था, सीधी सी बात यह है। और उसके बाद द फ्लैग द कैरी, और उनके हाथ में जो झंडा है ये एक्सप्रेशन है किसका, लिबरल होप्स in 1848 to unify the numerous German speaking principalities into a nation states under a democratic constitution, यानी कि अब वो लोग इस उम्मीद में हैं कि 1848 के करीब तक हम जो है एक ऐसा नेशन बना लेंगे जो सभी जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज को यूनाइट कर चुका होगा, यानी कि एक यूनाइटेड जर्मनी का निर्माण हो चुका होगा। इसका मतलब जर्मनी भी अपने यूनिफिकेशन की प्रोसेस में आगे बढ़ रहा है, वो भी बहुत सारी जो भी उसके ऊपर जो मोनार्की ने अपना कब्जा कर रखा है उसको छोड़कर और एक लिबर्टी यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री को बनाएगा, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाएगा फॉलोइंग द जर्मन पीपल। और जर्मन पीपल के जस्ट पीछे कौन से लोग हैं, ऑस्ट्रिया के, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज के, लोम्बार्डी के, पोलैंड के, इंग्लैंड के, आयरलैंड के, हंगरी के, रसिया के, तमाम देश खड़े हुए हैं जस्ट पीछे लाइन में, यानी कि वो सब अब किस होड़ में है कि उनको एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना है, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना है और मोनार्की को छोड़ना है, मोनार्की को बिल्कुल एबॉलिश करना है अपने यहाँ से। और उसके बाद एंड अब क्राइस्ट सेंट एंड एंजल्स, और ऊपर से जो अभी मैंने बताया था आपको कि जीसस क्राइस्ट और उनके साथ जो परियां हैं ये सब ऊपर से देख रहे हैं इस सीन को,
जो फ्रेडरिक शोरियो ने अपनी पेंटिंग में दर्शाया है। दे हैव बीन यूज्ड बाय आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी। तो यानी कि वो देख रहे हैं कि लोगों में कैसे भाईचारे की भावना बढ़ रही है और नेशंस का निर्माण हो रहा है। तो इस चैप्टर में जो आप बात करने वाले हैं क्या, कि दिस चैप्टर विल डील विद मैनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय शोरियो, यानी कि इस चैप्टर में बहुत सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे जो फ्रेडरिक शोरियो ने कल्पना में बताया है। अपनी जो कल्पना की है उन्होंने, उसमें जो भी दिक्कतें बताई हैं, जो भी इशू हैं यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर, तो उन सभी हम प्रॉब्लम्स पर बात करने वाले हैं। फिर वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगी, यानी कि कैसे सभी देश अपने यहाँ से एब्सोल्यूट मोनार्की को छोड़कर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनेगा, कोई रिपब्लिक बन जाएगा, कोई डेमोक्रेटिक बन जाएगा। इस तरीके से सभी देश अपने अपने यहाँ पर चेंजमेंट लेके आएंगे। और जब ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज एज अ फोर्स ऑफ विच ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंज इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ द यूरोप, यानी कि कह सकते हैं नेशनलिज्म का जब उद्भव हुआ यूरोप के अंदर, जब नेशनलिज्म का इमर्ज हुआ, नेशनल इमर्ज होता है, तो कह सकते हैं यहाँ पर एक हमें शिफ्ट देखने को मिलता है। किसको? कि पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड जो है पूरा यूरोप का चेंज होता हुआ देखेगा, यानी कि पूरी पॉलिटिकल सिस्टम बदल जाएगा। इसका मतलब मोनार्की को खत्म करके लोग डेमोक्रेसी को ले आएंगे, रिपब्लिक कंट्री बना लेंगे। ठीक है, इस बात को लोगों ने बताया है फ्रेडरिक शोरियन। एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वाज इमरजेंस ऑफ द नेशन स्टेट, यानी कि इसके बाद फिर किसका इमरजेंस होगा? एक नेशन स्टेट्स का, इन द प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। किसकी जगह पर? कि जो यूरोप पहले कभी छोटे छोटे कई साम्राज्यों में फैला हुआ है, उसकी जगह पर एक नेशन स्टेट बन जाएगा। बहुत सारे नेशन स्टेट इस तरीके से बनेंगे, छोटे छोटे साम्राज्यों को खत्म करके एक बड़े बड़े साम्राज्य बनेंगे। ठीक है, द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ ए मॉडर्न स्टेट, और जो हम कह सकते हैं जो मॉडर्न स्टेट की जो टर्म है, मॉडर्न स्टेट यानी कि इन विच, जिसमें क्या होता है? सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज सोवरेन, यानी कि जिसमें सेंट्रल की जो पावर होती है वो एकदम स्वतंत्र होती है अपने लिए सारे फैसले लेने के लिए। ठीक है, जो भी आपको बुक में दिया गया है पूरी तरीके से डिटेल में आपको चीजें एक्सप्लेन में मिलेंगी। ठीक है, एंड क्लियरली डिफाइंड अ टेरिटरी, और उसमें फिर क्या बताया जाएगा? सोवरेन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी, यानी कि पूरी तरीके से मॉडर्न स्टेट वो होता है जहां पूरी टेरिटरी के लिए एक जो सेंट्रलाइज पावर फैसले लेती हो। ठीक है, जो भी डिसीजन लेती हो वो एक सेंट्रलाइज पावर लेती हो, और वही हुआ यूरोप के अंदर। बट नेशन स्टेट वाज वन इन विच, यानी कि नेशन स्टेट किसे कहते हैं? इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स, यानी कि इसमें ज्यादातर जो लोग होते हैं, एंड नॉट ओनली इट्स रूलर, ना कि इसके शासक लोग, केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। इनके बीच में फिर क्या डेवलप होती है? कॉमन आइडेंटिटी। यानी कि देखो, राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म तब तक नहीं आ सकता जब तक आपके मन में, आपके देश के लोगों के बीच में, उनके दिमाग में कॉमन आइडेंटिटी नहीं आएगी कि हम लाइक दैट, अगर वी आर इंडियंस, ठीक है, तो हम सबको प्राउड होता है कि हम सब जानते हैं कि हम इंडियंस हैं और हमारी पहचान भारतीय नाम से होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो उनकी एक कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए, एक शेयर्ड हिस्ट्री होनी चाहिए। ठीक है, और ये सब चीजें जो है एक नेशन स्टेट को बताती है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, द कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम इट्स टाइम इमेमोरियल, यानी कि जो ये कॉमननेस हमें 18th सेंचुरी के बाद दिखाई पड़ती है यूरोप में, ये पहले नहीं एग्जिस्ट करती थी। ऐसी कोई भी नेशन एग्जिस्ट नहीं करता था जिसके अंदर कॉमन कल्चर हो, कॉमन उनकी आइडेंटिटी हो, क्योंकि उस समय मोनार्की जो थी वो जगह जगह पर शासन करते थे, छोटे छोटे जगहों पर। ठीक है, इट वॉज फोर्स्ड थ्रू स्ट्रगल्स, यानी कि ये सब चीजें पॉसिबल हो पाई, यानी कि ये सब चीजें आज जो हम जिस दुनिया को देख रहे हैं, ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया है? थ्रू स्ट्रगल्स के थ्रू, थ्रू द एक्शन ऑफ लीडर्स, हमारे जो भी क्रांतिकारी लोग रहे हैं, उन्होंने जो भी गतिविधियां करी राष्ट्रवाद को लाने में और एक राष्ट्र के निर्माण में, जो भी गतिविधियां की, उनका योगदान कह सकते हैं। और उसके बाद जो भी हमने संघर्ष किए उनका योगदान है एक, और जो कॉमन पीपल ने संघर्ष किए उनका सबका योगदान है इस दुनिया को निर्माण करने में। इस दुनिया का जो भी आज जो हम दुनिया देखते हैं, ऐसी पहले तो थी नहीं, क्योंकि पहले
सभी पूरी दुनिया में मोनार्की चलती थी और मोनार्की जो है छोटी-छोटी जगह पर शासन करती थी। और उसके बाद फिर जब मॉडर्न स्टेट की बात आती है, तो सभी लोगों ने उसमें भूमिका निभाई, चाहे वो लीडर हों, चाहे वो कॉमन पीपल हों, चाहे वो हमारे रिवॉल्यूशनरी हों, स्ट्रगल्स के थ्रू सब हमने इस तरीके से प्राप्त की हैं। और उसके बाद दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेसेस थ्रू व्हिच नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म केम इंटू बीइंग इन 19th सेंचुरी इन यूरोप। अगर हम इस चैप्टर में जो भी बात करेंगे कि 19th सेंचुरी में यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद कैसे आया, कैसे लोगों ने अपने-अपने नेशन का निर्माण किया, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? और उसके बाद अगला जो टॉपिक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। और आपको एक वीडियो में बहुत ज़्यादा नहीं मैं दूँगा, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा आप लोग पढ़ भी नहीं पाओगे, तो एक-एक टॉपिक करके हम लोग कवर करेंगे। एक दिन में एक टॉपिक, यानी कि एक लेक्चर में एक टॉपिक आपका कंप्लीट होगा, ठीक है? इस तरीके से आपको डिटेल में एकदम विद डिटेल सारी चीजें जो हैं आपको समझाई जाएंगी। और जहां भी किसी को भी कोई दिक्कत आती है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, नए दोस्तों को अपने जोड़ें, ठीक है? ये आपके हाथ में है कि आपको कैसे चीजें बेहतर करनी है, वो उसके लिए हम लोग बैठे हैं। जो भी आपके लिए बेहतर होगा वो हम करेंगे, और आप जो हमारे लिए कर सकते हैं थोड़ा बहुत यही है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।